सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि समीक्षा अधिकारी का 5वां टॉपिक वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि चल रहा था। अभी तक हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि के बारे में 5-6 क्लास के माध्यम से बहुत बेहतरीन अभ्यास किया है। अब हम लोग वाक्य शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्या व्याकरणिक नियम है, व्याकरणिक नियम को हम अगर जान लेते हैं तो समझ लीजिए आधी समस्या का समाधान यहीं से मिल जाता है। टारगेट बिल्कुल सही देख रहे हैं, 60 में 60 रखना है इस बार, ठीक है। और अशुद्धियां वाक्य शुद्ध में अनेक प्रकार की होती हैं। पदक्रम संबंधी आप देख रहे हैं, अव्यय संबंधी, क्रिया एवं विशेषण, संज्ञा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां, वर्ण विराम कारक आदि से संबंधित अशुद्धियां आपको देखने को इस क्लास में मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं अशुद्धियां की जगह अशुद्धियां लिखा हुआ है, तो ऐसी ही पैनी नजर आपको बना के रखना है। अशुद्धियां की जगह अशुद्धियां आप पढ़ेंगे तब आप असली वर्तनी या अशुद्धियां को पकड़ पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक खड़ी पाही कहीं एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है, कहीं बिंदी, कहीं चंद्रबिंदी। इसी तरह चीजों को हमें पकड़ना है और समझना है कि कहाँ पर क्या कौन सा चिन्ह लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। ऐसे ही पैनी नजर को बनाए रखेंगे तो ये बिल्कुल संभव है कि आपका 60 में 60 हो जाए। आज क्लास 1 पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये सिर्फ आरओ यारो नहीं बल्कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी शामिल है, सीसेट में भी शामिल है। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, एसआई की बात करें या वनडे के किसी भी परीक्षा, एसएससी वगैरह, सब में ये टॉपिक शामिल है, उसके जो है सिलेबस में शामिल है, इसलिए सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम लोग वाक्य शुद्धि के व्याकरणिक नियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर अगले अभ्यास से, अगले क्लास से हम लोग अभ्यास प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो आज देखिए वाक्य शुद्धि का है व्याकरणिक नियम का क्लास। तो चलिए जानते हैं वाक्य शुद्धि के बारे में व्याकरण क्या कहता है। चलिए, वाक्य का सारा सौंदर्य पदों अथवा शब्दों के समुचित प्रयोग पर आश्रित होता है। बिल्कुल सही बात है, वाक्य का सारा सौंदर्य पदों अथवा शब्दों के समुचित प्रयोग पर आश्रित होता है। पदों के स्वरूप और औचित्य पर ध्यान रखे बिना शिष्ट और सुंदर वाक्यों की रचना नहीं की जा सकती है। वाक्य को सुव्यवस्थित और संयत रूप देने को व्याकरण में क्या कहते हैं? पद क्रम कहते हैं। शुद्ध यानी निर्दोष वाक्य लिखने के कुछ नियम होते हैं जिसकी सहायता से शुद्ध वाक्य लिखा जाता है। देखते हैं, प्रश्नों में अशुद्धियां कई प्रकार से दी जाती हैं, जैसे संज्ञा संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, वर्ण संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, उपसर्ग संबंधी, प्रत्यय संबंधी, विराम चिन्ह संबंधी, स्वर व मात्रा संबंधी, क्रिया व अव्यय संबंधी। इसी तरह के अनेक प्रकार की अशुद्धियां दी जाती हैं जिसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। अतः इन सभी प्रकार के वाक्य दोषों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा वाक्य संरचना उसके अर्थ प्रकटन में दोष, विकार या अशुद्धि पैदा करते हैं, ठीक है। वाक्य दोषों में होने वाले कुछ प्रमुख प्रकार, लक्षण, अशुद्धियां उदाहरण सहित निम्नवत हैं। देखते हैं, पहला देख रहे हैं आप लोग, पद क्रम। पद क्रम का प्रयोग। पद क्रम क्या होता है देखते हैं। किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को यथा स्थान, कहां पर? यथा स्थान रखने की क्रिया को क्रम अथवा पद क्रम कहते हैं। यदि इनका पालन नहीं किया जाता है तो वाक्य में दोष उत्पन्न होता है। जैसे अशुद्ध वाक्य का पहला उदाहरण देखिए, यहां लिखा है, मोहन ने किया है भोजन। ये क्या है? पदक्रम का। यहाँ पे क्या दोष है? यहाँ पे पदक्रम का दोष है, क्योंकि इनमें शब्दों को यथा स्थान पे नहीं रखा गया है, कहीं का कहीं पर रख दिया गया है। तो इसे हम शुद्ध कैसे लिखेंगे? देखिए, शुद्ध वाक्य क्या है? मोहन ने भोजन किया है। अब क्या हुआ ये देखिए, आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। इसका नियम होता है कि भाई कर्ता पहले आएगा, देखो आ गया मोहन कर्ता, मध्य में कर्म आ जाएगा, देखो कर्म आ गया,
गया भोजन। क्या कर रहा है मोहन? कर्म। भोजन और क्रिया, अंत में क्रिया आती है। ये देखो हो गया अंत में क्रिया। तो यही है यथास्थान या पदक्रम का नियम, कि ऐसा नहीं है कि आप जैसा मन करे वैसा बना देंगे। ठीक है। मोहन ने भोजन किया है, मोहन ने किया है भोजन, ये पदक्रम के हिसाब से अशुद्ध वाक्य है। इसलिए शुद्ध वाक्य का एक नियम है कि प्रारंभ, वाक्य के प्रारंभ में कर्ता रहेगा, मध्य में कर्म रहेगा, अंत में क्रिया होगा। ठीक है। अब सही हुआ आपका, मोहन ने भोजन किया है, ये शुद्ध वाक्य बना। अब नीचे क्या दे रहा है? उपर्युक्त शुद्ध वाक्य में मोहन कर्ता, भोजन कर्म और अंत में क्रिया लगा है, तब जाकर के ये वाक्य आपका सही हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं पदक्रम संबंधी दोष। इसको दूर करने पे वाक्य हमारा शुद्ध हो जाता है। इसी तरह के अन्य ढेर सारे उदाहरण हैं। जैसे अशुद्ध उदाहरण का देखिए, वाक्य का उदाहरण, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। अरे एक पान की दुकान होती है, पान का पत्ता एक ही होता है क्या जी? नहीं, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। एक दुकान तो हो सकता है, लेकिन पान दुकान में एक पान कोई थोड़ी न रखता है, दुकान में एक पान थोड़ी न रखता है। पान का तो बंडल आता है ना जी, एक पान नहीं रखता है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, बिल्कुल गलत है। हाँ, ये सही है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक है, ये हुआ आपका शुद्ध वाक्य। इसी तरह एक पानी का गिलास दीजिए। अब ये क्या बात है, एक पानी का गिलास होता है? पानी का एक गिलास दीजिए, शुद्ध वाक्य है। ठीक है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। देखा है अशुद्ध वाक्य में क्या लिखा गया है? देखिए, ध्यान से देखिए। तो कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अरे कई रेलवे के नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी। रेलवे एक ही है, और वहां पे अगर मान लीजिए किसी स्टेशन पे रेलवे के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया, किसी एक स्टेशन की बात हो, तो भाई मान लीजिए वहां कोई शिकायत है स्टेशन के कर्मचारियों को, उन्होंने हड़ताल कर दी, तो ऐसा थोड़ी ना जरूरी पूरे देश में रेलवे कर्मचारी हड़ताल की। यहाँ पे कह रहा है कई रेलवे के, यहाँ कहना चाहिए रेलवे के कई, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ये आपका शुद्ध वाक्य। इसी तरह यह शुद्ध गाय का घी है। शुद्ध गाय नहीं होती, गाय का शुद्ध घी होता है। ठीक है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो गया? यह गाय का शुद्ध घी है, न कि यह शुद्ध गाय की घी है। इसी तरह रोगी को काटकर सेब खिलाओ। अरे रोगी को काटकर सेब खिलाओगे कि सेब को काटकर रोगी को खिलाओगे? तो शुद्ध वाक्य क्या हो गया? रोगी को सेब काटकर खिलाओ, न कि रोगी को ही काट करके सेब को खिला दो। ठीक है। चलिए, दूसरा दोष हम लोग देखते हैं, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। ये क्या है देखते हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, संज्ञाओं की समुचित या अनुचित प्रयोग से वाक्य में विचार उत्पन्न होता है। समुचित प्रयोग न होने से या अनुचित प्रयोग होने से विकार उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे अशुद्ध वाक्य में क्या लिखा है? यह पौधशाला सुंदर है। अरे पौधशाला नहीं, बगीचा सुंदर होता है, बगीचा में पौधा लगा होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या हुआ? यह बगीचा सुंदर है, न कि पौधशाला। यहाँ संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है। अशुद्ध वाक्य में देखिए, गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ गई। तो सीता आप देख रहे हैं दो बार रिपीट हुआ है, एक यहाँ सीता, एक बार यहाँ। नियम में क्या है कि एक ही बार प्रयोग होना चाहिए। गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, ये आपका शुद्ध वाक्य हुआ। ठीक है, दो बार नाम नहीं रहेगा। गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, न कि गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। ठीक है। अशुद्ध वाक्य में, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। अब रविवार तो ऑलरेडी दिन होता ही है, तो रविवार के दिन, ये जो के दिन एक्स्ट्रा आप लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? गलत है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, रविवार एक दिन ही होता है, निर्धारित है, के दिन बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शुद्ध वाक्य होगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। पिल्ला भौंकता है। ठीक है,
पिल्ला नहीं, पिल्ला की जगह कुत्ता भौंकता है। ठीक है, ये सही होना चाहिए, कुत्ता भौंकता है। ओके। तीसरा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम यही तूने, तुम्हें, मेरे, मैं, सर्वनाम 11 होते हैं। अच्छे तरीके से बताया है मैंने पहले, उसको देखिएगा। तूने कहाँ जाना है, तूने ये सर्वनाम है, ये गलत है। तुम्हें कहाँ जाना है ये शब्द सही है और ये वाक्य सही हो जाएगा। मेरे को बाजार जाना है, मेरे को एक गलत सर्वनाम है, अशुद्ध सर्वनाम है, इसलिए मेरे की जगह मुझे बाजार जाना है होना चाहिए। मैंने यह काम कर लेना है, मैंने यह काम कर लेना नहीं, मुझे यह काम कर लेना है। ठीक है, या कर लेना चाहिए। अशुद्ध में जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। यहाँ पे क्या गलती है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। शुद्ध में क्या हो जाएगा, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ठीक है, यहाँ पे आप सम्मान दे रहे हो, यहाँ पे लो कर दे रहे हो, उन्हें आप खाइए। सम्मान पूरी तरह से अच्छे से दिया जाता है तो पूरी तरह से दो। ठीक है, आप प्यार से ऐसे बोलते हो वो बात अलग है, बोलने की बात अलग है, लेकिन व्याकरणिक बात आ जाएगी तो वहां पे आपको पूरा पालन करना होगा। बड़े हैं आपसे कोई अगर, तो उनसे आप अगर बोल रहे हैं आप जाओ, आप आओ, इस तरह नहीं, आप जाइए, आप आइए बोलना चाहिए। आप जाओ, आप आओ, प्यार से आप बोलते हैं वो अलग बात है, या कहीं का लैंग्वेज में होता है तो वो बात अलग है। जैसे दिल्ली में क्या है, बड़ा ही अच्छा लगता है सुनने में, क्या ही बताएं, कहते हैं क्या ही बताएं। अक्सर ही शब्द को जरूर लगाते हैं लोग दिल्ली में। ठीक है, लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ही गलत यूज है। क्या बताएं होना चाहिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहेगा। सही शुद्ध जो होना चाहिए, क्या बताएं, क्या बताएं। ये जरूरी नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी नहीं है। अगर प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न बताने की कोशिश करे तब तो ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है प्रश्नवाचक के बारे में आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे अच्छे से। तो क्या ही बताएं, क्या ही करें, ही जो एक्स्ट्रा आप लगा रहे हैं ये संगत नहीं है, असंगत है, यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सिंपली क्या बताएं होना चाहिए। उसी तरह आप खा लो नहीं, आप खाइए सही शब्द होगा। हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम मतलब कई लोग, बहुवचन है। तो अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूं, अगर ग्रुप में पढ़ रहे हैं तब आप हम के साथ लोग लगाना चाहिए। हम नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग बहुवचन के लिए या कई लोगों के लिए तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ खास करके पूर्वांचल और बिहार की तरफ, झारखंड, ये सब जो बेल्ट है, यहाँ पे हम लोग जो है सिंगल के लिए हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अक्सर सुनने को आता है। लेकिन हम एक से अधिक के लिए यूज किया जाता है, सिंगल के लिए नहीं, अकेले के लिए मैं होता है। मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ऐसे होना चाहिए। जब बहुवचन की बात आएगी, कई लोगों की बात आएगी, तब हम का प्रयोग करेंगे। जैसे हम अभी मैं बोल रहा हूं, हम लोग अगर बोल रहे हैं तब तो ठीक है हम लगाएंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो मुझे मैं बोलना चाहिए। ठीक है, ये बहुत लोग गलत बोलते हैं। अब बात करते हैं अव्यय संबंधी अशुद्धियों की। तो अव्यय अर्थात जिसका कोई व्यय न हो उसी को अव्यय कहा जाता है। अव्यय मतलब जिसका कोई व्यय न हो, जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो, उसी को अव्यय कहा जाता है। अब देखते हैं आगे क्या कहानी है। आगे कहानी है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। परिभाषा अच्छे से जान लीजिए, अव्यय क्या है, अव्यय किसे कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे अव्यय कौन कौन से शब्द होते हैं, क्या आप पहचानते हैं? नहीं पहचानते? आइए, आहा, लिए, इसलिए, चाहिए, तथा, भला, अफसोस, हमेशा, नहीं,
आज, कल, इधर, उधर, ये सब अव्यय के उदाहरण है। ये यथा स्थान यथा रूप में ही रहेंगे, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हीं को, जिन शब्दों में कभी किसी भी कारण से परिवर्तन न हो, वही अव्यय, चाहे आप एक वचन की बात करें चाहे वह वचन की बात हो, हर जगह ये शब्द यथा स्थिति में होगा, बिना किसी विकार के होगा। इनका कोई व्यय नहीं होना चाहिए, कोई विकार नहीं उत्पन्न होना चाहिए। अव्ययों का उचित प्रयोग न होने से अव्यय दोष उत्पन्न होता है। कैसे होता है, आइए आगे देखते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य में क्या है, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं। अब शुद्ध शब्द कैसे होना चाहिए, देखिए, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। परंतु की जगह तथापि होना चाहिए। अजनबी, ठीक है, अजनबी हो या अजनबी, अजनबी नहीं बोलना, अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा, अजनबी, ठीक है। अजनबी, तुम मुझको इतना बता, गाना भी सुना होगा, तो अजनबी होता है, ठीक है, अजनबी। यद्यप तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं, ऐसे शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यद्यप के साथ तथापि का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या होता है, देख रहे हो ना, जहां पर आपका यद्यप यूज होता है उसके साथ सदैव तथापि का प्रयोग होगा, परंतु का नहीं। ओके, ये है, इसे परंतु क्या है, ये अव्यय है। तथापि क्या है, यद्यप क्या है, ये दोनों भी अव्यय है, लेकिन सही अव्यय का इस्तेमाल होना चाहिए। ओके, अगला उदाहरण, अशुद्ध वाक्य, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। पीछे नहीं, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है होना चाहिए। पीछे शब्द गलत है, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर नहीं, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, ये होना चाहिए। काल का अंतर बताना हो तो बाद, और यदि स्थान का अंतर बताना हो तो पीछे का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इतना अच्छा कोई समझाया होगा क्या आज तक? जब समय काल का अंतर बताना हो तब किसका प्रयोग करेंगे, बाद का, और यदि स्थान का अंतर सूचित करना हो तब आप पीछे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला है, पहाड़ पर एक मंदिर है। अरे, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर। पर कहाँ यूज किया जाता है, पर सामान्य ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं छत पर हूं, छत क्या है, एक सामान्य ऊंचाई है, तो मैं छत पर हूं या हम लोग छत पर हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं। वहां पे आप पर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बात जब विशेष ऊंचाई की, ज्यादा ऊंचाई की आएगी तब आप ऊपर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहाड़ पर मंदिर नहीं है, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, शुद्ध वाक्य होगा। किस दृष्टि से, अव्यय का यहाँ पे अनुचित प्रयोग हुआ था। अगला उदाहरण, अशुद्ध वाक्य की बात करें, प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में उपन्यास कहानियां लिखी। अरे भाई, पर्याप्त मात्रा, मात्रा थोड़ी होता है, संख्या होता है, उसकी गिनती की जा सकती है, माप गिनती की जा सकती है, मापा तौला नहीं जाता है। उपन्यास को, उपन्यास गिनती है, 10, 20, 30, 50, 100, कितना लिखे हो भाई। प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानियां एवं उपन्यास लिखे हैं। अब नीचे देखिए कितना बढ़िया लाइन लिखा है, मात्रा का प्रयोग वहां किया जाता है जहां गणना न हो सके या गणना निश्चित न हो, वहां पर मात्रा शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं अव्यय संबंधी विकार है इस वाक्य में। तुमको मुझे पढ़ाना है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य में क्या है, तुमको मुझे पढ़ाना है। अगर आपको कोई पढ़ाने वाला है तो कोई गुरु होगा, कोई जो है आपसे सीनियर होगा, तभी तो पढ़ा रहा है। अब आप अपने दिमाग से मत सोचिए कि हमारा दोस्त है तो मैं उसको आप नहीं बोलूंगा, वो अलग मुद्दा है। तुम आप बोलो, तुम बोलो, तेरे को बोलो, कुछ भी बोलो, वो आपका लोकल लैंग्वेज है, व्याकरण की बात चल रही है, तो यहाँ पर अपनी मर्जी नहीं चलेगा। इसका एक नियम होता है, एक शर्त होता है, एक तरीका होता है, एक ढंग होता है, उसे हमें पालन करना होगा। तो यहाँ पर हमें सम्मान देना होगा। आपको मुझे पढ़ाना है, शुद्ध शब्द होगा। ओके, मेरी 5 बहनें, 1 भाई है। पहली बात तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए
कि वाक्य के बीच में कभी अंक अंक ऐसे लिखना होगा तब तो आप लिखोगे, लेकिन 5, 10, 15 इस तरह के अंकों का उल्लेख वाक्य में नहीं किया जाता है। ठीक है, शुद्ध कैसे होगा, आओ बताते हैं शुद्ध कैसे होगा। देखो यहाँ पे मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे एक भाई और 5 बहनें हैं। यहाँ क्या है, मेरी 5 बहनें, 5 बहनें पहले कर दिया है, ये गलत है। एक भाई बाद में कर दिया है, ये गलत है। दूसरा गलती है कि इसमें 5 लिखा हुआ है अंक के रूप में, जबकि 5, 10 इस तरह का अंक नहीं लिखा जाएगा। इसको आप शब्द में लिख सकते हो 5, जैसे देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है ना, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इस तरह से 5 नहीं लिख सकते हो वाक्यों में। ठीक है, जब बात हिंदी की वाक्य की बात की आएगी तो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, आइए चौथा नंबर देखते हैं, विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेष के अनुरूप उचित विशेषण का प्रयोग न होने से विशेषण संबंधी दोष उत्पन्न होता है। कैसे होता है देखते हैं। वह एक महान अपराधी है। अरे अपराधी कभी महान होता है जी? अपराधी तो कुख्यात होता है ना, कुख्यात होगा, दुर्दांत होगा, इस तरह का होगा। तो महान तो ऐसे भी गलत यूज है। प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है, तो इसका लिखने का एक तरीका है। देखिए, गोदान किताब का नाम है, सिंगल इन्वर्टेड, और इन सब में मैंने बताया था कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप गोदान करेंगे। पहले गोदान, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, इस तरह का वाक्य आपका शुद्ध वाक्य माना जाएगा। वह बहुत निर्दयी है। कल ही के क्लास में बताया था कि निर्दयी यार शब्द ही गलत है मेरे भाई, सही शब्द निर्दय होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलोगे वही सही होगा। हम गलत उच्चारण करते आए हैं तो उसमें आपकी गलती है, मेरी गलती है, इसे हमें सुधारना होगा। निर्दयी शब्द ही गलत है। अरे तुम बहुत निर्दयी हो, निर्दयी नहीं, तुम बहुत निर्दय हो। निर्दय उचित शब्द है, सही शब्द वर्तनी निर्दय है। अशुद्ध वाक्य, श्याम मीठे गुणों से युक्त है। अरे मीठे गुणों से क्या चखे हो क्या? श्याम मीठे गुणों से, श्याम अच्छे गुणों से युक्त है। ठीक है, ये सही होगा। देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। जितनी क्या, इतनी दुर्गति है। अभी आप देख रहे हो जो देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, इस तरह जितनी शब्द गलत है। ठीक है, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर महान भूल। अरे महान भूल होती है कभी? भारी भूल सही शब्द होगा। यहाँ पे महान शब्द अनुचित है। महान हमेशा पॉजिटिव चीजों में यूज होता है, न कि निगेटिव चीजों में। आतंकी हमला क्या है? ये कायराना हरकत है, एक गलत काम है, उसके लिए महान शब्द गलत इस्तेमाल है। भारी भूल की है ये होगा, या भारी अपराध की है, इस तरह का हो सकता है, लेकिन महान नहीं हो सकता। क्रिया संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो इसके बारे में देखते हैं। क्रिया का, क्रिया समझ ही रहे हैं, आगे और समझाएं। क्रिया का उचित प्रयोग न होने से क्रिया संबंधी अशुद्धियां या विकार आता है। कैसे? जैसे उदाहरण देख सकते हैं आप अशुद्ध वाक्य में, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। इसमें क्या है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रत्येक, हर एक, ये हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप चाहे आप प्रत्येक कहो या हर एक कहो, ये है एक वचन के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन लास्ट में आप बहुवचन क्यों कर दे रहे हो? जब प्रत्येक लगा रहे हो या हर एक लगा रहे हो तो आप लास्ट में बहुवचन क्यों कर दे रहे हो? प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक खिलाड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्येक या हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होगा, न कि गए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य अगला है, वह विलाप करके रोने लगी। अरे विलाप करने लगी ये पर्याप्त नहीं है, करके रोने लगी क्या गए? वह विलाप करने लगी, करके रोने लगी नहीं, करने लगी। विलाप का मतलब ही है रोना। तो रोना शब्द का यहाँ पर के एक्स्ट्रा बे मतलब का यूज करने का कोई, विलाप का मतलब ही होता है रोना। वह विलाप
करने लगी न के करके रोने लगी। ठीक है, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध है। उसके प्राण पखेरु चले गए। चले गए कहाँ चले गए? पाकिस्तान? नहीं, उड़ गए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए होना चाहिए, चले नहीं। मैं दर्शन देने आया हूं। अरे दर्शन किसको देने आए हैं? भगवान को। दर्शन गुरु को दर्शन देने आए हैं। करने आया जाता है, भगवान का दर्शन किया जाता है, किसी महान व्यक्ति का दर्शन किया जाता है। ठीक है, गुरु का दर्शन किया जाता है, लेकिन देने नहीं जाया जाता। भाई पहली बार मैं सुन रहा हूं। प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित की। क्या गलती है? ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार आया है। शुद्ध वाक्य में क्या देख रहे हैं अंतर? प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की। ठीक है, क्या की? प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की, वितरित नहीं, प्रदान की। वितरित शब्द गलत है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये सब आपको पता ही है, लेकिन अगर इनका अनुचित प्रयोग किया जाए तो वाक्य दोष उत्पन्न होता है, वाक्य में अशुद्धियां या विकार उत्पन्न होता है। कैसे? मैं सारी रात भर जागता रहा। क्या गलती है यहाँ पे? क्या अपराध हुआ है इस वाक्य में? मैं सारी रात, अरे रात क्या, सारी क्या होता है? बहुत से लोग 90% लोग बोलते हैं सारी रात सो नहीं पाया, सारी रात पढ़ता रहा, सारी रात रोता रहा, सारी रात गर्लफ्रेंड से बात करता रहा, सारी रात मनाता रहा। सारी नहीं, रात भर जागता रहा, रात भर मनाता रहा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं रात भर जागता रहा। सारी शब्द आपने जो गलत यूज किया है, अनुचित प्रयोग है यहाँ पे, सारी रात भर। ठीक है, रात भर एक निर्धारित रहता है कि इतनी देर तक रात होता है, आप सारी लगा करके वहां पे बेमतलब का बढ़ाइए मत उसको, बात को। मैं रात भर जागता रहा, बस बात खत्म, सारी उरी लगाने की जरूरत नहीं है। अशुद्ध वाक्य में क्या है अगला? वह लगभग दौड़ रहा था। अरे लगभग दौड़ना क्या होता है? कोई माप लिए हो, मीटर लगाए हो, क्या है? आप कैसे बता रहे हो वह लगभग दौड़ रहा है? हो सकता है वह उसका स्पीड ही वैसा हो, उस स्पीड से दौड़ता हो, कोई स्लो में दौड़ता है, लेकिन वो दौड़ता ही है। वह लगभग दौड़ा, लगभग का प्रयोग अनुचित है। वह दौड़ रहा था, बात खत्म। ठीक है, राधा मंद मंद गा रही थी। मंद मंद मुस्कुराया जाता है, गाया थोड़ी जाता है जी। धीरे धीरे यहाँ पे उचित शब्द है, मंद मंद क्या है? गलत है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब परस्पर आपस में, लो परस्पर भी और आपस भी, दोनों में से कोई एक ही शब्द यूज किया जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप जो है परस्पर यूज करिए, चाहे वापस यूज करिए, आपस यूज करिए। तो हम सब आपस में बराबर हैं, ज्यादा अच्छा शब्द आपस लग रहा है, तो हम सब आपस में बराबर होंगे। परस्पर और आपस का दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा। केवल 10 रुपए मात्र दीजिए। अब देखिए, केवल भी लग गया, मात्र भी लग गया। केवल या मात्र दोनों से लिखे लगेगा, लेकिन केवल और मात्र का भी कंडीशन है। उसका कंडीशन क्या है मैं बताता हूं। परस्पर और आपस तो क्लियर हो गया। केवल और मात्र भी जान लीजिए, केवल और मात्र दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। ठीक है, केवल और मात्र में एक ही यूज होगा, और खास करके जो है परस्पर और आपस के साथ भी ऐसा ही है। अधिक पदत्व क्या होता है जी? अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां, अर्थात किसी शब्द की आवश्यकता न होने पर, मतलब उस शब्द की आवश्यकता न है, जबरदस्ती हम लोग घुसा दे रहे हैं वहां पे, हम लोग जल्दी जबरदस्ती वहां पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, घुसा देने का सेंस गलत नहीं है। घुसा देने का मतलब जैसे किसी भी शब्द के बीच में अनावश्यक रूप से ठूस देना उसको। ठीक है, अर्थात किसी शब्द की आवश्यकता न होने पर भी अनावश्यक रूप से जोड़ देना एकदम उचित शब्द है। यही समझिए, अनावश्यक रूप से जोड़ देना या जोड़कर वाक्य को लंबा बना देना। जैसे मैं सारी रात भर जागा रहा, सारी भी तो अनावश्यक ही था। मैं सारी रात भर जागता रहा, एक गलत है, सारी हटा दीजिए, मैं रात भर जागता रहा। अधिक या अनावश्यक शब्द के जुड़ने से
अधिक पदत्व संबंधी, यानी पद में अधिक शब्द आ जाएगा तो अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न होंगी। कैसे? अशुद्ध वाक्य में देखिए, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। अरे मृत्यु दंड तो मिल ही रहा है, सजा ही तो है, तो आप सजा को एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? उसे मृत्यु दंड मिला, बात खत्म। दंड और सजा समानार्थी शब्द हैं, इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग अनुचित है। अरे भाई दंड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे आपने सजा भी लगा दिया, जबकि दंड और सजा बात एक ही है। अगला है कृपया आज का अवकाश देने। कृपा, देखिए कृपा यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। आज अवकाश देने की कृपा करें, एक ही जगह आप इस्तेमाल करेंगे। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। करने के लिए जो शब्द है ये बेमतलब का यहाँ पे लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, अरे अच्छा भी है और सद्भाव भी है। सद्भाव का मतलब ही होता है, अर्थ ही होता है अच्छा भाव, तो हम अच्छा सद्भाव क्यों यूज करें? प्रत्येक धर्म के लिए यहाँ छूट गया, प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना चाहिए या रखना हमारा कर्तव्य है। अगला है असंगत शब्द संबंधी अशुद्धियां। उचित स्थान पर अनुचित शब्दों के प्रयोग से वाक्य दोष होता है। जहां पे उचित जरूरत हो वहां पे आप अनुचित शब्द डाल दीजिए, जोड़ दीजिए, तो वहां पे क्या है? असंगत होता है उत्पन्न। ठीक है, एक्स्ट्रा असंगत शब्द की तरह की वजह से अशुद्धियां होती हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य में देखते हैं, आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई। अरे समर्पित नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत शब्द है। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई। अशुद्ध वाक्य अगला क्या है? इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। मूल्य कभी नापा जाता है? कोई इंच टेप से नापा जाता है? नहीं, आका जाता है। ठीक है, आका या मापा जाता है। ठीक है, आका या मापा जा सकता है। ये वाला वाक्य सही है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, केवल यहाँ पे अनुचित प्रयोग है, इन दोनों में यही अंतर है, बस बात खत्म। यही आपका शुद्ध है। केवल आपका क्या है, क्या टॉपिक था? असंगत शब्द का प्रयोग, तो यहाँ पे केवल असंगत प्रयोग हुआ है, केवल का। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। निरीक्षण नहीं, अधिकारी जांच करते हैं। जांच शब्द यहाँ पे उचित शब्द है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। आयु का प्रयोग यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्या होना चाहिए? अवस्था होना चाहिए। आयु किसको कहते हैं? जरा सा अंतर देख लेते हैं, बहुत जरूरी है। सामान्य जीवन के लिए भी ये जानना बहुत अनिवार्य है। आयु क्या होता है? आयु पूरे जीवन काल के लिए, और अवस्था वर्तमान समय तक के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई? आयु का मतलब होता है पूरे जीवन काल के लिए। ठीक है, जैसे किसी का आयु 100 साल होता है, किसी की 90 साल, किसी का 80 साल। ठीक है, तो वो पूरे जीवन काल के लिए आयु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में आप कितने उम्र तक हुए हैं, वो होता है अवस्था। अगला है कारक संबंधी अशुद्धियां। चलिए देखते हैं। कारक अर्थात ने, को, से, द्वारा, के लिए, हेतु, का, के, की, सा, से, सी, में, पर, हे, अहो, अजी, अरे। ये क्या है? गाना नहीं है, ये कारक है। ठीक है, इत्यादि के प्रयोग से कारक या विभक्ति या परसर्ग, 3 शब्द दिखाई दे रहा है। कारक, विभक्ति, परसर्ग, तीनों बोलते हैं। ठीक है, कारक कहिए, विभक्ति कहिए, परसर्ग के अनुचित प्रयोग से वाक्य में दोष उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे वाक्य देखिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। अरे मुक्त हस्त से क्या है? से क्या है? से एक अनुचित शब्द है जिसका यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये आपका शुद्ध वाक्य है। शिष्य गुरु जी के पैर में, अरे में कैसे चले जाओगे? पैर में घुस थोड़ी जाएंगे आप अंदर। शिष्य गुरु जी के पैरों या चरणों पर गिर गया, में नहीं। बस पर बैठे हैं नहीं, बस में बैठे हैं। ट्रेन पर बैठे नहीं है, ट्रेन में बैठे हैं। ठीक है, तो
पैर पर गिरा जाता है, न कि पैर में, पैर पर गिरा जाता है न कि पैर में। ठीक है, आप वाली किताब छत पे पड़ी है। छत पे ही शब्द गलत है, पे होता ही नहीं है। में तो चलो ठीक है, में होता है, पर शुद्ध होता है, लेकिन में पर का उचित जगह इस्तेमाल करेंगे कि कहीं भी। मैं छत में पड़ा हूं, छत में अंदर, अंदर जब रहा जाता है किसी चीज के छत्र छाया में, आप अंदर बैठे हुए हैं, जैसे ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, तब आप में का प्रयोग करेंगे। और किसी चीज के आप ऊपर बैठे हैं, ऊपर छत पर या पहाड़ पर, तब वहां पे आप पर का यूज करेंगे। तो आप वाली किताब छत में नहीं, ये क्या है, कारक विभक्ति परक सर्ग संबंधी दोष है। पर का प्रयोग होना चाहिए। आप वाली किताब छत पर पड़ी है। अब बनी बात अच्छे से। शाहजहां ने सड़क को बनवाई। अरे को क्या, क्यों को का की लगा रहे हो? शाहजहां ने सड़क बनवाई में संतोष नहीं हो रहा है, यही शुद्ध है। को एक्स्ट्रा यूज है, असंगत यूज है इसका। और को है क्या, ऊपर बताया ना, उसके ऊपर, लीजिए फिर ऊपर आ गया, उसके ऊपर अन्याय क्या, उस पर अन्याय हो रहा है। पर का प्रयोग उचित है, ऊपर नहीं। ठीक है। लिंग संबंधी अशुद्धियां। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग देखना, पुल्लिंग शुद्ध होता है, पुल्लिंग नहीं। पुल्लिंग संबंधी अनुचित प्रयोग से वाक्य में अशुद्धियां उत्पन्न होती। कैसे? चाय ठंडा हो गया। बहुत से लोग जो है दैनिक जीवन में, गांव वगैरह साइड के, या हम लोग जो है कई भाषाओं के संपर्क में आने की वजह से हम लोग स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बोल देते हैं। ट्रेन, कोई कह देता है ट्रेन आ गया। अरे ट्रेन आता नहीं है, ट्रेन आती है। ठीक है। बस चली गई, चला गया नहीं, बस चली गई। ठीक है। अन्य उदाहरण भी देखते हैं। चाय ठंडा हो गया, नहीं चाय ठंडा नहीं, चाय स्त्रीलिंग है, चाय ठंडी हो गई। चाय अच्छा बना नहीं, चाय अच्छी बनी है। ओके। आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया। अब यहाँ गलत क्या है, के का शब्द क्या है, के नहीं। आधी रात से सोने की कीमत, सोने की कीमत, कीमत क्या है, स्त्रीलिंग में भारी उछाल आया है, तो की होना चाहिए, के नहीं। हवन सामग्री जलती है, जलता नहीं है, इसलिए जल गई होगी, न कि गया, गई। काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी क्या है, काशी स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी रही है। काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, उचित वाक्य होगा। ठीक है। पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी का प्रयोग अनुचित है। पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था होना चाहिए। ठीक है। था, कलकत्ता राजधानी था। ठीक है। अशुद्ध वाक्य में अगला क्या है, उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी थी। ज्ञान क्या है, कर्ता क्या है, पुल्लिंग है। देखो पुल्लिंग लिखा है ना, पुल्लिंग नहीं पुल्लिंग। एक बार आधा ल और लगता है, था होना चाहिए। उसका ज्ञान ही इसका पूंजी था, न कि थी। वचन संबंधी अशुद्धियां। एक वचन के स्थान पर बहुवचन या बहुवचन के स्थान पर एक वचन के प्रयोग से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, वचन संबंधी दोष उत्पन्न होता है। कैसे? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अरे अनेक अपने आप में बहुवचन हो गया, तो अनेकों शब्द नहीं, अनेक शुद्ध शब्द है। उसे 2 रोटी दे दो। 2 रोटी जब बहुवचन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे कहेंगे 2 रोटी नहीं कहेंगे, 2 रोटी, 2 जहां हो गया वहां पे रोटियां हो जाएंगी, क्योंकि 1 रोटी दे दो तब तो ठीक था, लेकिन 2 रोटी, 1 से अधिक हो गया, बहुवचन हो गया, तो रोटियां शब्द यहाँ पर सही शब्द होगा। ठीक है। रोटी नहीं, वो उसका प्राण निकल गया। प्राण हमेशा बहुवचन होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आगे बताऊंगा मैं, वो सब हमेशा बहुवचन होते हैं। आंसू, आंख, प्राण, ठीक है, ये सब बहुवचन होते हैं। हमेशा लास्ट में आप बहुवचन का प्रयोग करेंगे। उसके प्राण निकल गया नहीं, निकल गए। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं।
है, देखिए ध्यान रखना, है और है, याद है कि नहीं? है बिंदी लग गया, बहुवचन, बिंदी नहीं लगा, एक वचन। ऐसी एकाध बातें, और देखने देखो यहाँ एकाध भी कह रहा है और यहाँ पे बातें बहुवचन भी कर रहा है। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। एक वचन की बात हो रही है, एकाध की बात हो रही है, तो बातें नहीं लगेगा, नहीं है लगेगा। क्या लगेगा? है, और यहाँ पे बात। जब एकाध आप यूज ही कर रहे हैं तो एकाध के साथ बात लगेगा। उसकी आंखों से आंसू निकल गया, मैंने बताया अभी ऊपर बताया ही, आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसू बहुवचन है तो पड़े शब्द यूज होगा, न कि पड़ा। इसी प्रकार आइए मजेदार शब्दों को से भेंट कराते हैं। देखो बहुत अच्छा लगेगा। लोग, दर्शन, प्राण, आंसू, दाम, ओठ, अक्षत, हस्ताक्षर, समाचार, चाकू इत्यादि का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। कितने शब्द एक साथ दे दिए? हस्ताक्षर कर दिया है, नहीं कर दिए हैं। समाचार पढ़ लिए हैं, बहुवचन शब्द है ये सब, ठीक है। दूसरे नोट में क्या है जी? देखते हैं क्या है दूसरे नोट में। प्रत्येक, हर एक, एकाध, कोई, किसी, भीड़, जनता, टोपी, झुंड, दल, टोली, घी, दूध, पानी, वर्षा, लोहा, सोना, चांदी, पेट्रोल, आकाश, तेल, चाय इत्यादि का प्रयोग हमेशा एक वचन में करते हैं। कितना बढ़िया है भी जी, कितने ढेर सारे शब्द एक साथ मैंने दे दिया आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं, मजा आ रहा होगा। इतना विस्तार से कौन पढ़ाता है जी? इतने विस्तार से, इतने इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, अब भी न आप जो है अगर तारीफ नहीं कर रहे हैं तो क्या मैं बताऊं, क्या ही बताऊं। देखो मैंने बोल दिया ना, मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो क्या ही लगा दिया। सुनने में बड़ा अच्छा लगता, क्या ही बताऊं। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। सुनने में अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, वो बात अपनी जगह है, लेकिन व्याकरण की बात करें तो क्या बताएं। तीसरा नोट में क्या लिखा है? एक वचन प्लस बहुवचन, दोनों में परिवर्तन नहीं होते, अर्थात दोनों वचनों में समान रहते हैं। ऐसे शब्द हैं। कहाँ गए शब्द? लो, शब्द भूल गए हैं लगता है दूसरे पेज में। कुछ यहाँ कहने का मतलब ये था, मैं आगे बता दूंगा। कुछ एक वचन और बहुवचन ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन में भी वही रहते हैं और बहुवचन में भी रहते हैं, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं रहता, समान रहते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं, आगे चर्चा करेंगे। वर्ण संबंधी अशुद्धियां 13 नंबर में दिया हुआ है। वर्ण और वर्तनी, वर्ण या वर्तनी, वर्ण, शब्द, वर्तनी, ठीक है। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से क्या क्या बनता है आपको बताया ये पहले। तो यहाँ वर्ण या वर्तनी दोनों से संबंधित अशुद्धियों को देखेंगे। वाक्यों में कभी कभी वर्ण और वर्तनी के अनुचित प्रयोग से दोष उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, आगे देखते हैं। मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूं। बुद्धिमानता शब्द यानी वर्तनी गलत है, बुद्धिमानता शब्द ही गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होता है बुद्धिमत्ता। तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूं, ऐसा होना चाहिए। माता पिता पूजनीय होते हैं, मैंने पहले पढ़ाया था। या तो आप पूज्य का इस्तेमाल करिए या तो पूजनीय का इस्तेमाल करिए, पूजनीय का नहीं। पूज्य या पूजनीय। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पूज्यास्पद शब्द ही गलत है। शुद्ध शब्द क्या है? पूजास्पद। पूजा आधा स दंत है, प है, द है, पूजास्पद, ठीक है। ये शुद्ध शब्द है। स्कूलों में साप्ताहिक, साप्ताहिक देखो लिखा है, मैं शुद्ध बोल रहा हूं लेकिन यहाँ गलत लिखा है। ऐसे ही अगर आप सही शब्द पढ़ेंगे तो सही उच्चारण करने लगे। साप्ताहिक नहीं, स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश रहता है। परीक्षक ही शब्द गलत लिखा है। देखिए परीक्षक में बड़ी ई की मात्रा रहेगा र में। परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि गलत लिखा है। अशुद्धि नहीं, अशुद्धि होता है, पर अवश्य पड़ती है।
ए वाला वाक्य सही होगा। विराम चिन्हों से संबंधित अशुद्धियों के बारे में देखेंगे हम लोग, बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग न किए जाने से वाक्यों में दोष उत्पन्न होता है, बहुत भयंकर दोष उत्पन्न होता है। बहुत से विराम चिन्ह हम लोग जानते ही नहीं। अशुद्ध वाक्य, 1 रुपए में कितने पैसे होते, कितने लग गया ना जी, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक भी लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगा है तो गलत है। यहाँ देखो लग गया, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है, ये सही है। पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, क्या कहना चाह रहे हो भाई, खुल के बोलो। पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो से पहले थोड़ा ठहराव करो, यहाँ पे कामा लगा दो, पकड़ो मत जाने दो। अब यहाँ पे अगर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पकड़ो मत जाने दो, देखो दोनों में अंतर हो गया। पकड़ो मत जाने दो, या अब विराम चिन्ह क्या किसके लिए कहा जा रहा है, किसी एक के लिए कह रहा है। ये कहा जा रहा है कि मत पकड़ो यार, जाने दो उसको, हटाओ यहाँ भगाओ, ये वाला कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है पकड़ो जाने मत देना, बिल्कुल मत जाने देना। यहाँ पे यही है, पकड़ो मत जाने दो, ठीक है, ये वाला शुद्ध। तो यहाँ पकड़ो से पहले एक बार हल्का सा रुकेंगे आधी घड़ी, फिर आगे बढ़ जाएंगे। पकड़ो मत जाने दो, कोई बच्चा है भाग रहा है, उसको कहा जा रहा है पकड़ो बाहर मत जाने दो, ठीक है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, देखिए शायद पटना के रहने वाले, आप सोच रहे होंगे इसमें कौन नहीं दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, तो मैं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाऊंगा। अरे भाई हम 2 लोग यात्रा कर रहे हैं, हम हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के, आप हैं बिहार पटना से। हमें लगा कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो मैंने पूछ लिया आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो प्रश्न ही तो मैं कर रहा हूँ इनडायरेक्टली जी, पूछना ही तो चाह रहा हूँ, इच्छा ही तो है मेरी कि आप बताओ कि आप पटना के रहने वाले हो, तो ये प्रश्न ही है। जरूरी नहीं है क्या क्यों किंतु दिखाई दे तभी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अगला है अशुद्ध वाक्य, निराला पागल नहीं थे। सबसे बड़ी बात है उपनाम है, किसका नाम है, उपनाम है निराला। निराला को सिंगल इन्वर्टेड कामा में लगाएंगे, पागल नहीं थे ऐसे होगा आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। कैसा निखरा रूप है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगाए हो, किसी से पूछा गया है ये सवाल, कैसा निखरा रूप है। अरे मैं गया हिमालय, मैं गया उत्तराखंड घूमने, वहां से मैंने देखा वादियों को, बड़ा सुंदर लगा, और मौसम का नज़ारा बहुत मुझे अच्छा लगा। मैंने अपने आप से बोला कैसा निखरा रूप है, क्या सुहाना मौसम है। तो मैं स्वयं से कह रहा हूँ, इतना मैं आनंदित हो गया हूँ, प्रफुल्लित हो गया हूँ कि मेरे मुंह से स्वतः ही ये फूट रहा है वाक्य, कैसा निखरा रूप है, कैसा सुहाना मौसम है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का गलत इस्तेमाल है, क्योंकि मैंने किसी से प्रश्न नहीं किया है, मैं स्वयं बोल रहा हूँ खुश होकर कैसा निखरा रूप है। तो यहाँ पे आश्चर्य हो रहा है, खुशी हो रहा है, हर्ष का अनुभव हो रहा है। तो हर्ष के अनुभव होने पे क्या लगाते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हे ईश्वर सबका कल्याण हो, हे ईश्वर क्या है, भगवान को संबोधित किया जा रहा है, हे ईश्वर सबका कल्याण हो। तो यहाँ पे क्या होगा, कामा न होकर के विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। विस्मयाद विस्मयादि का चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, इसके बारे में पिछले वीडियो में क्लास में खूब अच्छे से मैंने पढ़ाया है। भारतेंदु ने कहा देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, तो भारतेंदु नाम है, हरिश्चंद्र रहता तो यहीं पे इन्वर्टेड कामा, नाम को सिंगल या डबल इन्वर्टेड कामा में करना सरासर गलत है, जैसे ऊपर अशुद्ध किया गया है। हाँ उपनाम होगा तो सिंगल, जैसे निराला ऊपर था, निराला उपनाम है, इनको मैंने कर दिया। यहीं पे भारतेंदु हरिश्चंद्र रहता तो उसको हम बंद कर देते, लेकिन नाम को हम इन्वर्टेड कामा में नहीं डालेंगे। भारतेंद्र ने कहा, यहाँ पे कथन है उनका, कथन को हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में लगाते हैं, न कि नाम को। उपनाम को सिंगल इन्वर्टेड कामा और कथन को डबल इन्वर्टेड कामा में लगाया जाता है। मुहावरा एवं कहावत संबंधी अशुद्धियां, कभी कभी मुहावरे का हम लोग अनुचित प्रयोग करते हैं, इससे वाक्य में विकार उत्पन्न होता है। कैसे, वह 2 9 11 हो गया, 2 9 11 कहावत गलत है,
9 2 11 होता है, इसलिए दूसरा नीचे लिखा हुआ वाक्य शुद्ध है। जीती मक्खी, अरे मक्खी कोई खाया नहीं, खाता नहीं कूच कर दांत से, यार निगली नहीं जाती है, ठीक है। तो खाई गलत है इस्तेमाल, यानी मुहावरा ही गलत है। सब चली चलो का बेला है, चला चली शुद्ध शब्द होता है, शुद्ध मुहावरा क्या है? सब चला चली का बेला है, न कि चली चलो का, ठीक है। ये वाला गलत है। श्याम अपने माता पिता के कथरी के लाल थे। कथरी नहीं, कथरी मतलब होता है गांव वगैरह में जो गरीब गुरबा टाइप के रहते हैं, या जो गांव में ठीक ठाक भी रहते हैं, वो लोग भी जो है गुदड़ी जो है, नहीं वो कथरी, हाँ कथरी के बारे में बता रहे हैं, गुदड़ी के बारे में नहीं। कथरी उसे कहते हैं, बिस्तरा टाइप का होता है पतला सा, साड़ियों वगैरह से बना बना के कई किसी तरह बनाया जाता है, वो उस पर लोग सोते हैं, पतला होता है बिछा करके, तो उसे कहा जाता है कथरी। तो श्याम माता पिता के गुदड़ी के लाल थे, न कि कथरी के लाल थे। अन्य प्रकार की अशुद्धियों को देखते हैं। अशुद्ध, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। नहीं, जब दो लोग हो गए हैं, देख रहे हो, तब बहुवचन हो जाएगा, पीते हैं। जब वाक्य में दोनों लिंग एक वचन में हो तो क्रिया क्या हो जाएगा? बहुवचन और पुल्लिंग होगी। क्रिया बहुवचन और पुल्लिंग हो जाएगी, ठीक है। नहीं, बाघ और बकरी एक घाट, आपने सोचा बकरी तो स्त्रीलिंग है तो मैं तो पीती लगाऊंगा, नहीं। वाक्य में जब दोनों लिंग एक वचन में हो तो क्रिया बहुवचन और पुल्लिंग होगी, ठीक है। क्रिया बहुवचन और बहुवचन पीते और पुल्लिंग में होगी। बहुवचन हो गया, पुल्लिंग के अनुसार होगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। जब वाक्य में कई लिंग हो तो क्रिया बहुवचन में होगी, साथ ही उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार तय होगा। दो पे क्या होगा, आपने ऊपर देख लिया, इसमें दो से अधिक है, यहाँ नियम चेंज हो गया। तो क्या होगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी अंतिम कर्ता के अनुसार चर रही हैं हो जाएगा। बहुवचन तो रहना ही है जब एक से अधिक है तो, ठीक है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, सही होगा, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। अरे भाई, बड़े लोगों को प्रदान नहीं किया जाता है, अर्पित किया जाता है, ठीक है। बड़े लोग हैं, पंडित नेहरू जी बड़े आदमी थे, प्रधानमंत्री के साथ साथ सीनियर भी थे, तो हम उनको अभिनंदन पत्र प्रदान करने वाले कौन होते हैं जी? छात्र कौन होते हैं जो प्रदान करेंगे? प्रदान तो बड़े लोग करते हैं, छोटे लोगों को जो है देते हैं, प्रदान करते हैं। लेकिन हम छोटे लोग जब बड़े लोगों को कोई चीज देंगे तो प्रदान नहीं, अर्पित करेंगे, ठीक है। यहाँ नीचे देख लीजिए, अच्छे से विस्तार से लिखा है। प्रदान शब्द बड़ों द्वारा दिए गए पुरस्कार या आशीर्वाद के अर्थ में किया जाता है, और बड़ों के लिए अर्पण या अर्पित शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई? वह गीत की दो चार लड़ियां नहीं गाई जाती। लड़ियां और कड़ियां में अंतर समझिए। लड़ियां अगर आप कहते हैं गलत है, दो, वह गीत की दो चार कड़ियां गाती है। कड़ियां सही शब्द है, ठीक है, कड़ियां, न कि लड़ियां। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो भाई सौभाग्यवती कैसे हो गई? जब विवाह होने जा रहा है तो सौभाग्यवती पहले कैसे हो गई? हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आयुष्मती यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल होगा, न कि सौभाग्यवती का। विवाह के बाद ही कन्या क्या होगी? सौभाग्यवती होगी। तो विवाह से पहले वह आयुष्मती रहती है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य क्या है? लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ, भागता नहीं, कोई दौड़ाया नहीं है, दौड़ता हुआ, खुशी के मारे वो उछल गया मिठाई पाकर के बेचारा, और वो दौड़ता हुआ घर आ गया। भागता हुआ ने, भागना सेंस निगेटिव है, ठीक है। कोई मारने को दौड़ाता है तब कोई भागता है, वो अलग बात है। यहाँ पे मिठाई लेकर खुश हो गया है, वो दौड़ते हुए आ रहा है। भागना भय या आशंका के लिए, और दौड़ना साधारण अर्थ में किया जाता है। अब इतना बेहतरीन तरीके से कौन बताता है जी?
अब नहीं समझ में आया तो कब समझ में आया? भागना भय या आशंका के लिए, जैसा मैंने अभी बताया, कोई मारने के लिए दौड़ाया है तो वहां पे क्या है, ठीक है भागना शब्द, लेकिन साधारण अर्थ में वो खुश होकर दौड़ रहा है, तब हम दौड़ना शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अशुद्ध वाक्य में क्या, इस समय आपकी आयु, वही आ गई, आयु 40 वर्ष है। नहीं, वर्तमान आयु के लिए अवस्था यूज करते हैं, पूरे जीवन की आयु के लिए क्या करते हैं, जीवन काल के लिए आयु का इस्तेमाल करते हैं, समस्त जीवन काल के लिए। और अवस्था साधारण वय या उम्र को कहते हैं जो आपका वर्तमान में चल रहा है। अगला है अशुद्ध वाक्य, क्या है, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है। अरे एक प्रकार क्या होता है, ये है एक मराठी छंद, है ही एक मराठी छंद अभंग, तो प्रकार लगाने की आवश्यकता निरर्थक है, असंगत है। यहाँ प्रकार का प्रयोग असंगत है। अतः यहाँ पे कौन सा वाक्य दोष उत्पन्न हो रहा है, अधिक पदत्व संबंधी दोष का यहाँ पे अशुद्धि दिखाई दे रहा है। प्रकार एक असंगत या अधिक पद का इस्तेमाल किया गया है। वह अशुद्ध वाक्य है, उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। अरे प्रातः काल तो अपने आप में एक समय है, तो आप क्यों समय को बेमतलब का लगा रहे हैं एक्स्ट्रा। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ऐसे होना चाहिए। यहाँ नीचे क्या है, प्रातः काल अपने आप में समय होता है, इसलिए समय का प्रयोग दोषपूर्ण है। ओके, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, बहुत से लोगों का 90 क्या 99% इसका गलत इस्तेमाल लोग करते हैं। शिक्षक प्रश्न पूछते नहीं हैं, प्रश्न करते हैं, सही होगा, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे शिक्षक प्रश्न पूछ रहे थे, पूछते हैं नहीं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, पूछते नहीं। प्रश्न के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है। क्या होता है, प्रश्न के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है। आज के बाद मत गलत बोलिएगा। अगला अशुद्ध वाक्य है, मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूं। आपकी नहीं, मैं आप पर भरोसा रखता हूं, आप पर श्रद्धा रखता हूं या भक्ति रखता हूं, दोनों में से एक ही चीज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। या तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं या मैं आपकी भक्ति करता हूं, ऐसे होना चाहिए। भक्ति श्रद्धा आदि के साथ करना क्रिया नहीं लगता, ठीक है, करना क्रिया नहीं लगता है। अगला शुद्ध वाक्य क्या है, यह कविता अनेक भावों को, फिर वही बात, यहाँ अनेकों नहीं लगाया तो भावों को लगा दिया। जब अनेक बहुवचन लगा हुआ है तो अनेक के साथ भाव सॉरी, कहने का मतलब है यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। जब हम यहाँ अनेकों रहे चाहे अनेक भावों, अनेकों शब्द है वो भी गलत है। यहाँ पे अनेक तो सही है, लेकिन भावों को जो साथ में प्रयोग किया गया है इस शब्द का, ये शब्द गलत है, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है तो उसके साथ भाव भी बहुवचन लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, सही होगा। अनेक के साथ भावों अर्थात बहुवचन शब्द का प्रयोग असंगत है, क्योंकि अनेक स्वयं में बहुवचन है। साथ ही को का प्रयोग अनुचित है, को का भी प्रयोग यहाँ पे अनुचित है। सिंपल सी बात है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ठीक। मुझसे यह काम संभव नहीं है। कौन सा काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है का इतना प्रयोग अनुचित है, ठीक है, ये प्रयोग अनुचित है। मुझसे यह काम संभव नहीं, संभव का अर्थ है हो सकना, तो अलग से हो सकता है या हो सकना लगाने की आवश्यकता नहीं, संभव का अर्थ है हो सकना। मुझसे यह काम संभव नहीं, हम तो अवश्य ही जाएंगे, वही बात हो गई दिल्ली वाली, क्या ही बताएं क्या ही करें, तो ही का प्रयोग अनुचित है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, ही का प्रयोग अनुचित है, हम तो अवश्य जाएंगे, यही शब्द आपका, यही वाक्य शुद्ध है। अवश्य और ही का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। अशुद्ध वाक्य, किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी का प्रयोग भी यहाँ पे असंगत है,
अनुचित है, सिंपल शब्द है, हम लोग बोलने में खूब इस्तेमाल हमेशा करते हैं, 99% लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी भी आदमी को भेज दो, बहुत ही अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस शब्द को यूज करते हैं, मैं यूज कर देता हूं, लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। किसी भी शब्द ही असंगत या अनुचित है। यहाँ पे भी की आवश्यकता नहीं, किसी आदमी को भेज दो, शुद्ध वाक्य है। ठीक है। वह बिल्कुल भी, फिर भी आ गया, यहाँ भी का अनुचित प्रयोग है। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती, बहुत नाराज है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी बात करना चाहती नहीं, भी का प्रयोग अनुचित है। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती। शब्द केवल संकेत मात्र है, फिर से केवल, फिर से मात्र, केवल यूज करो भाई। शब्द केवल संकेत मात्र है, 2 बार यूज हुआ है, इसलिए गलत वाक्य है। केवल और मात्र एक साथ प्रयुक्त नहीं होता। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। लिए शब्द का प्रयोग गलत है। अंतिम कर्म के वचन और लिंग के अनुसार क्रिया होगी। दर्पण है, अरे सॉरी, यहाँ पुस्तकें हैं। अंतिम में क्या है? अंतिम में पुस्तकें, तो पुस्तकें बहुवचन, मोल लिए। ठीक है, मोल लिए। हाँ, मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए, गलत है। पुस्तक क्या है? पुस्तक के अनुसार अंतिम लिंग के अनुसार क्या होगी? क्रिया होगी, तो ली का प्रयोग है, लिए का गलत प्रयोग है। अशुद्ध वाक्य अगला है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। खेद नहीं, दुख होना चाहिए। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें हमें बड़ा दुख हुआ। खेद साधारण जीवन की बात है, और मृत्यु क्या है? अरे सॉरी, दुख क्या है? दुख नितांत हानि की बात है। नितांत हानि की जब बात हो तो वहां दुख का प्रयोग करते हैं, और खेद साधारण सिंपल सी बात के लिए खेद का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। कहना बड़ी बात होगा न कि होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा सही है, होगी नहीं। कहना करता है न कि बात, अतः कर्ता के अनुसार क्या होगी? क्रिया होगी। एक एक करके सभी मर गए। नहीं, एक एक कर सभी मर गए। एक एक कर, करके नहीं, कर सभी मर गए। करके नहीं, करके गलत है। एक एक कर सभी मर गए, शुद्ध वाक्य। कर के बाद के, कर का अर्थ देकर व्यर्थ आवृत्ति पैदा करता है। कर के बाद के या कर का अर्थ देकर, के किसका अर्थ दे रहा है? कर का अर्थ देकर व्यर्थ आवृत्ति पैदा कर रहा है। कुल मिलाकर के एक एक करके मर गए नहीं, एक एक कर मर गए। अशुद्ध वाक्य में क्या? वास्तव में वह बड़ा आदमी है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है, वास्तव की जगह उचित शब्द है। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, ज्यादा अच्छा लगता है, आपने देखा होगा। वस्तुतः प्रयोग, वस्तुतः के आगे हल्का सा कामा भी लगाया जाता है, हल्का ठहराव होता है। वह बड़ा आदमी है, सही है। वस्तुतः अव्यय है, जबकि वास्तव में क्या है? विशेषण है। ठीक है, विशेषण के बाद संज्ञा आती है, अधिकरण चिन्ह में नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? राम और श्याम संबंधी चर्चा। ठीक है, अब भाई राम और श्याम संबंधी, श्याम और संबंधी के बीच योजक चिन्ह का कोई तुक नहीं बनता जब राम और श्याम 2 लोग हैं। तो राम और श्याम से संबद्ध चर्चा उचित शब्द है। ये प्रश्न आया भी गया है। संबंधी राम और श्याम दोनों के लिए आया है, न कि एक के लिए। जब संबंधी एक दोनों के लिए आया है तो एक के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग गलत है, और संबंधी शब्द भी। ठीक है, अशुद्ध वाक्य, उसके चाचा को लड़की हुई है। अरे चाचा को लड़की कैसे हो सकती है? चाचा के लड़की हुई है। कितना जरा सा अंतर है, इस अंतर को पकड़ना ही मुश्किल हो जाएगा, और बहुत से लोग विकट गलती करके आएंगे और समझ में नहीं आएंगे, मत्था घूम जाएगा, चकरा जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में सर पटक देंगे टेबल पे, खूब सोचेंगे, लेकिन तब भी नहीं समझ में आएगा। और ये ऐसे वाक्य है जो एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद भी नहीं समझ में आएगा। और यहाँ तक कि जो उत्तर देते हैं फटाफट पेपर के बाद,
यूट्यूब वाले और सब वाले वो भी नहीं पकड़ पाएंगे जल्दी। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा व्याकरणिक ज्ञान होना चाहिए इसके लिए कि का एक खड़ी पाही के अंतर को पहचानने के लिए बहुत विकट वाला ज्ञान होना चाहिए व्याकरण का। तो मैं ऐसे वाक्यों को लाता हूं आपके सामने ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर ही लोगों को जल्दी नहीं पता चल पाता है। हालांकि मैं अपवाद को हमेशा बाहर रखता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कोई विद्वान नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 99% लोग इस वाक्य को गलत करके आएंगे, मेरा दावा है। हाँ, मेरा वीडियो आपने देख लिया तो बात अलग है, आपको पता चल जाए उस चाचा को नहीं लड़की होती है, चाची को जरूर होती है, यहीं पे बात रहता। उसके चाची को लड़की हुई है तब आपका वाक्य शुद्ध हो जाता, लेकिन चाचा को कह देंगे तो पता है कि पुरुष जो है प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, स्त्री महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। ऐसे सिचुएशन में महिलाओं के लिए तो आप यूज कर सकते हो, चाची के लिए यूज कर सकते हो, मेरी चाची को लड़की हुई है, एकदम सही बात है, या उसके चाची को लड़की हुई है, ये भी सही है, लेकिन उसके चाचा को लड़की हुई है या मेरे चाचा को लड़की हुई है, ये कहना गलत है। तो यहाँ पे ये शब्द आपका शुद्ध है। संबंध स्वामित्व के अर्थ में के अर्थ में के विभक्ति आती है। ठीक है, किसमें? संबंध और स्वामित्व के अर्थ में के विभक्ति आती है। तो यहां संबंध की ही बात चल रही है ना, तो के विभक्ति आ गई। अब अगला है, यह कहानी जो है, जो हम लोग भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, बेमतलब का बोलते हैं, शुरू से सुनते सुनते आदत पड़ गई है गलत बोलने की। यह कहानी जो है वह सुदर्शन की लिखी है। जो है क्या मतलब है जी? यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है, सिंपल नहीं बोल सकते हैं क्या? ठीक है, जो है क्या है? जो है, ये पूर्वांचल वाले बहुत बोलते हैं जो है हर बात में जो है, हम आदत ही बन गई बचपन से सुनते सुनते, मैं भी बोलता हूँ कभी कभी जो है अनुचित और असंगत प्रयोग है। जो है शब्द बिल्कुल गलत है, जिस प्रकार से क्या ही बताए में ही गलत है, और भी का प्रयोग अनुचित कहीं कहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भी का प्रयोग हर जगह या ही का प्रयोग हर जगह अनुचित होता है, लेकिन जहां अनुचित होता है वहां पे ध्यान रखने की जरूरत है। नीचे क्या लिखा है? जो है वह का प्रयोग अनुचित है। ठीक है, तो हाँ, वह भी देखिए, वह भी गलत है। यह कहानी सुदर्शन द्वारा, अरे कहानी है तो वह लगाने की जरूरत भी नहीं, यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है, बात खत्म। अगला है, जुलूस में सैकड़ों हाथियां शामिल थी। ठीक है, सैकड़ों भी आप लगा दिए, बहुवचन कर दिए, और हाथियां भी कर दिए। तो जब आप सैकड़ों शब्द लगा रहे हैं तो इसके साथ हाथियां क्यों लगा रहे हैं? हाथियां का प्रयोग गलत है, हाथी। सैकड़ों, जब आपने सैकड़ों बहुवचन लगा दिया तो यहाँ पे हाथी रहना चाहिए, न कि हाथिया। ठीक है, नीचे भी स्पष्ट है, जब सैकड़ों बहुवचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है तब हाथियों की जगह हाथी होगा। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। क्या हुआ? यहां देखिए, ये भी ऐसे शब्द है जो अभी ऊपर बताया कि ये पेपर वाले भी, सॉल्व करने वाले भी नहीं बता पाते हैं कि आखिर निरपराध तो निरपराधी मैंने तो पढ़ा था, निरपराधनी, निरपराधी शब्द गलत होता है, निरपराध सही होता है। तो यहाँ तो निरपराध भी दिया हुआ है, अनेक दिया है भी सही, अनेकों नहीं दिया है, दंड दिया है, भागी हुए दिया है, क्या गलत है क्या नहीं है? बाप रे बाप, समझ नहीं आ रहा है, मत्था फोड़ लूं क्या? नहीं भाई, यही हुए का जहां यह लगा यही गलत है। मैंने पहले ही क्लास में बताया था, हुए ए ऐनक वाला ए लगेगा। हुआ क्या है? हुआ मूल शब्द है, इसका बहुवचन हुए होगा। इस प्रकार से ये आपका वाक्य सही है। बहुत छोटी छोटी चीज है लेकिन मजेदार चीज है। अगला शुद्ध वाक्य में क्या दे रहा है? बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल है या है? हैं? किसमें गलती दिख रही है? बनारस में अनेक दर्शनीय स्थल है। अरे भाई, जब दर्शनीय है, दर्शन करने लायक ही है, तो देखने योग्य का क्या जरूरत है यूज करने का? इसमें
अधिक पदत्व संबंधी दोष नहीं दिखाई दे रहा है आपको? अधिक पद डाल दिया गया है। इस वाक्य को जब हम शार्ट में अच्छे ढंग से कह ले रहे हैं तो यही सही है। यहाँ पे अधिक पदत्व संबंधी दोष दिखाई दे रहा है। दर्शनीय और देखने योग्य दोनों साथ में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? सब समझ में आई बात? तो शुद्ध शब्द क्या होगा? बनारस में अनेक दर्शनीय स्थल है। नीचे मैंने लिख भी दिया है, देखने योग्य और दर्शनीय दोनों में से कोई एक विशेषण प्रयुक्त होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत ही मजेदार हुआ होगा और मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा वाक्य शुद्धि में। ये मेरा दावा है। उसी तरह वर्तनी शुद्धि का भी क्लास करिए, बहुत मजेदार समय है। यूपी सिपाही वालों को कह रहा हूं कि वो लोग भी गौर से देखें, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है और एक महीना, सवा महीना, एक महीना मोटा मोटा मान चलिए आपको परीक्षा रह गया है। बहुत प्रश्नों के पीछे, बहुत कोचिंगों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व प्रश्न पत्रों को सॉल्व करिए और इस वीडियो को, व्याकरणिक चीजों को पढ़िए, समझ में आ जाएगी और उसी के सहारे आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। समीक्षा अधिकारी वालों के लिए तो है ही ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ आप पकड़ लिए तो फिर आप परीक्षा देने के बाद ऐसे ही मुस्कुराएंगे और सिलेक्शन के बाद तो फिर क्या ही बताएं, क्या ही बताएं, नहीं क्या बताएं। ओके, चलिए आज से ही हम लोग ठानते हैं कि हम लोग शुद्ध उच्चारण करेंगे और गलती नहीं करेंगे। हाँ, तफरी मजाक में भले ही करते रहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन व्याकरण के हिसाब से ध्यान रखिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। 2 महीने हुआ है, जिस स्पीड से बढ़ रहा है मुझे पता है कि आप लोग बहुत तेजी से पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसे और आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के अभ्यास में।